ये लॉन्ग क्वेश्चन है, रियल एंड अपेरेंट वेट। सबसे पहले तो इस लॉन्ग क्वेश्चन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। असल में जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर किया जाता है तो वो स्प्रिंग बैलेंस के साथ मेजर किया जाता है, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस हर मर्तबा सही वेट नहीं बताता। अगर वो बॉडी मूव कर रहा हो या वो किसी ऐसे फ्रेम में हो कि वो फ्रेम मूव कर रहा हो तो फिर एक्चुअल वेट का आपको पता नहीं चलता। तो इसलिए कि बजाय कि इसके हम इसका वेट ऐसे ही मेजर करें, हम दो नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं। एक टर्म को कहते हैं रियल वेट और दूसरी टर्म को कहते हैं अपेरेंट वेट। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये रियल वेट क्या होता है और अपेरेंट वेट क्या होता है और इसका क्या इफ़ेक्ट है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसके अंदर। तो रियल वेट नेचुरल पुल ऑफ द अर्थ होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन जिस फोर्स के साथ अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको रियल वेट कहते हैं। और जो अपेरेंट वेट होता है वो बॉडी के एक्सेलरेशन या बॉडी के मोशन के साथ चेंज होता रहता है। तो हम इसमें डिफरेंट सिचुएशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहली सिचुएशन को केस 1 कहा है मैंने। इसमें हमारे पास लेट्स से कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है और उसके ऊपर वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। जाहिर बात है ज़मीन उसको नीचे की तरफ खींचेगी और टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। जाहिर बात है कि जो टेंशन होती है रस्सी की या स्ट्रिंग की, वो जिस तरफ से बंधी हुई होती है उसी तरफ टेंशन होती है। तो रस्सी ऊपर को बंधी हुई है तो इस टेंशन की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगी। पहला केस ये है कि लिफ्ट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि लिफ्ट का रेस्ट पर होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज ना हो तो उसका मतलब भी होता है एक्सेलरेशन ज़ीरो। एक्सेलरेशन को मैं बड़ा सिंपल अक्सर बताता हूँ कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी में बढ़ने या घटने को कहते हैं। तो अगर वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है। तो लेट्स से कि हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हम नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। नेट फोर्स क्या है कि जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही थी, जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव लिखते हैं, जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव लिखते हैं और उनको प्लस माइनस करके जो उनका रिजल्ट आता है वो नेट फोर्स होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो अपवर्ड फोर्स को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। और वेट जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो टेंशन को पॉजिटिव लिख दिया, वेट को नेगेटिव लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो गए तो ये T माइनस W हो गया। और ये F इज इक्वल टू एम ए होता है तो हमने F को एम ए लिख दिया। तो मैंने आपको बताया है क्योंकि इस केस के अंदर हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो A को जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो है, ये वाली पूरी वैल्यू ये ज़ीरो हो जाएगी। तो बाकी बचेगा T माइनस W। तो माइनस वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास टेंशन जो है वो वेट के इक्वल आ गई। ये जो वेट है इसको हम रियल वेट कहते हैं, W को रियल वेट को कहते हैं। और ये जो टेंशन है ये भी एक फोर्स है और ये अपेरेंट वेट को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि स्केल शोज, स्केल कौन से वाला स्केल? वो जो स्केल हमने लटकाया, जिसके साथ हमने ऑब्जेक्ट को लटकाया हुआ था। द स्केल शोज द रियल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी इस सूरत में क्योंकि रियल वेट और अपेरेंट वेट इक्वल हैं तो जो रियल वेट की वैल्यू होगी वही अपेरेंट वेट की वैल्यू होगी। ये हमारा फर्स्ट केस है। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में हम ये कहते हैं कि लिफ्ट मूव्स अपवर्ड्स। पहले केस में तो लिफ्ट रुकी हुई थी, लेकिन इस केस के अंदर जो हमारी लिफ्ट है वो पूरी की पूरी ये जो लिफ्ट बनाई है ये अपवर्ड्स मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन A। तो जाहिर बात है जब उसने अपवर्ड मूव करना है तो उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको हम A के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि लिफ्ट अपवर्ड्स मूव कर रही है तो टेंशन भी अपवर्ड होती है, तो अपवर्ड वाली वैल्यू बड़ी हो गई और W वेट नीचे की तरफ होता है तो नीचे की फोर्स कम हो गई, इसीलिए ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो फिर वो जो नेट फोर्स वाली इक्वेशन थी उसमें जो वैल्यू ज़्यादा है उसको पहले लिख लिया और कम वाली वैल्यू को अंदर से माइनस किया तो हमारे पास नेट फोर्स आई। और आपको पता है F इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होती है तो नेट फोर्स एम ए आ गई। इसमें T टेंशन है और W जो है वो वेट है जिसको हमने रियल वेट कहा है। तो हमने क्योंकि T फाइंड करना है T को यहीं पे रहने दिया, माइनस W को जब दूसरी तरफ ले गए तो वो प्लस हो गया। तो ये हमारे पास बना T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। एम जी किसको लिखा है? वो वेट को लिखा है। वेट इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, W इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होती है और एम ए वैसे का वैसे आ गया। तो हुआ क्या कि जो हमारा रियल वेट था एम जी उसमें ये वाला फैक्टर ऐड हो गया। इस फैक्टर का क्या नाम है? एम ए। तो यही हमने रिजल्ट लिखा कि अपेरेंट वेट इज मोर देन इट्स रियल वेट बाय एन अमाउंट एम ए।
यानी एम ए जो है वो रियल वेट में जब ऐड करेंगे तब अपेरेंट वेट आएगा। लेकिन ये वो केस है जिस केस में हमारा ऑब्जेक्ट या हमारी लिफ्ट ऊपर को मूव कर रही है। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड केस आता है। थर्ड केस ये है कि व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए। अगेन इसमें हमने पढ़ना क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो नीचे वाली फोर्स ज़्यादा होगी, और नीचे कौन सी फोर्स है? वेट की। तो वेट ग्रेटर है, टेंशन लेस है, तो ग्रेटर वाली में से लेस वाली को माइनस किया तो हमारे पास नेट फोर्स आ गई। अगेन एफ जो है उसको हम एम ए के इक्वल लिखते हैं, इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी आ गया। और यहाँ से हम लोगों ने टी कैलकुलेट करना है, तो माइनस टी दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया और एम ए जो है वो इस तरफ आकर नेगेटिव हो गया। तो अगेन डब्ल्यू को एम जी लिख देंगे और ये हमारे पास एक थर्ड रिजल्ट आया। लेकिन ये जो थर्ड रिजल्ट है ये उस सूरत में है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारी लिफ्ट है वो डाउनवर्ड्स मूव कर रही है। तो हमारा रिजल्ट क्या बना कि अपेरेंट वेट इज लेस देन इट्स रियल वेट बाय एन अमाउंट एम ए। यानी जो अपेरेंट वेट था एम जी, उसमें से कुछ वैल्यू माइनस करें तब हमारा रियल वेट आता है। तो ये थर्ड केस था। इसके बाद हम लास्ट केस पढ़ते हैं। जो हमने 3 केस पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? पहले ये है कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है एक्सेलरेशन के साथ। और अब हम पढ़ेंगे फोर्थ केस। जो फोर्थ केस है इसमें लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। लिफ्ट फ्रीली फॉल करने का क्या मतलब है? फ्री फॉल का मतलब ये है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो स्मॉल जी के इक्वल होगा। जब एक्सेलरेशन स्मॉल जी के इक्वल होता है तो इसको फ्री फॉल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इस केस में फिर जब बॉडी तो गिर रहा है, फॉल कर रहा है, गिर रहा है, तो गिरता हुआ ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है नीचे वाली फोर्स ज़्यादा है और ऊपर जो टेंशन है, रस्सी जिसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, टेंशन ऊपर वाली कम है, तो ज़्यादा वाली में से कम वाली को माइनस करेंगे तो हमारे पास फोर्स आएगी। अगेन एफ किसके इक्वल होता है? वैसे तो एफ जो है वो एम ए के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर जो ए है वो स्मॉल जी के इक्वल है, तो इसलिए एफ की जगह पर भी एम जी लिख दिया, डब्ल्यू की जगह पर भी एम जी लिख दिया, और ये वाला नेगेटिव टी इधर आकर प्लस हो गया और ये वाला प्लस एम जी उधर जाकर नेगेटिव हो गया। यानी एम जी और एम जी कैंसिल हो गए और बाकी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी मैंने आपको बताया था टी असल में क्या है? टी अपेरेंट वेट है। तो जब बॉडी फ्री फॉल कर रहा होता है तो वेट ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आज़ाद छोड़ते हैं तो उसका वेट ज़ीरो हो जाता है। लेकिन ये कौन सा वेट है? ये अपेरेंट वेट है। तो यही हमारा इसका कंक्लूजन है। लेकिन इस कंक्लूजन के साथ मैं आपको इससे रिलेटेड शार्ट क्वेश्चन बता दूं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक ही शार्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, वो है शार्ट क्वेश्चन नंबर 5.8।